નમસ્કાર. ચૂંટણીનો સમય છે અને આ ચૂંટણીના સમયમાં નેતાઓ સતત ગુજરાત આવી રહ્યા છે અને પોતાના હાઈકમાન્ડનો સંદેશ, હાઈકમાન્ડનો મેસેજ એ ગુજરાતની જનતા વચ્ચે મૂકી રહ્યા છે. ગુજરાત ફર્સ્ટના પોડકાસ્ટ સ્ટુડિયોની વિશેષ રજૂઆત સાથે હું કિશન કાટેલિયા અને આજે આપણી સાથે વાત કરવા સરસ મજાના મહેમાન એ દિલ્હીથી આવ્યા છે. આપણી સાથે પવનભાઈ છે. પવનભાઈ કેમ છો? બધું સારું છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. પવનભાઈ, પવન કઈ બાજુ છે આ વખતે? ગુજરાતનો પવન કઈ બાજુ છે? पवन कांग्रेस की तरफ आ रही है. हाँ, मिजाज बदला हुआ है, मौसम बदला हुआ है. कांग्रेस की रणनीति है इस बार के चुनाव में. किस रणनीति के तहत कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ रही है, खास तौर पर गुजरात में? रणनीति किशन भाई बहुत स्पष्ट है. गुजरात में सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी के हैं, पूरे देश में भी हैं और गुजरात में भी खास तौर पे हैं. जो एमएसएमई सेक्टर को तबाह किया पिछले 10 साल में, उससे भी बेरोजगारी बढ़ी है. वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है. और महिला सुरक्षा तो है ही, शिक्षा कितनी महंगी है गुजरात में. 25 साल से ऊपर हो गए इनको यहाँ सत्ता में, तो आपको कोई बहाना बचा ही नहीं इनके पास. स्वास्थ्य सेवाएं, हमने कोविड में देख लिया असलियत क्या है स्वास्थ्य सेवाओं की. आप इतने साल से सत्ता में हैं, आप शिक्षा और स्वास्थ्य को अफोर्डेबल नहीं बना पा रहे कि आम आदमी को ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़े, अच्छी सुविधाएं हों. अब दिल्ली में हम तो 15 साल सरकार में थे, हमने करके दिखाया. तो ये 25 साल और यहाँ नहीं कर पाए, कारण क्या है, बहाना क्या है इनके पास? पवन जी, गरीबी एक झटके में दूर करेंगे, राजा महाराजाओं ने जमीन ले ली, ऐसे बयान राहुल गांधी ने दिए. अब इसके बाद लगातार पीएम समेत पूरी भाजपा हमलावर हो गई है. आखिर ऐसे बयान चुनाव के टाइम पर क्यों दिए जाते हैं? ऐसे बयान की क्या जरूरत? इस बयान में खास तौर पे गरीबी वाले बयान में कहीं कोई गलत नहीं, कुछ कमी नहीं थी जी. हमें मालूम है कि नीतियां कैसे बनाई जाती है. अब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल में 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाए. तो मैं नहीं कह रहा ना, विश्व बैंक कहता है. कैसे उठाया था? नीतियों में चेंज करके. आप नीतियां बदल दो, इस देश के पास वो ताकत है. ये देश का नागरिक खुद अपनी गरीबी दूर कर सकता है अगर आप नीतियां बदल दो. तो आपकी सरकार की जो नीतियां हैं उसी से तबाही हुई. कांग्रेस अपने प्रत्याशियों जो भी है, या सूरत के हो या इंदौर के हो, आप उसको भी नहीं संभाल पाए. क्या ये कांग्रेस को शोभा देता है? इतनी पुरानी कांग्रेस, जिस कांग्रेस ने देश को आज़ाद किया, जिस कांग्रेस ने देश की सबसे पहले चुनाव को जीता, और इस कांग्रेस की आज ये परिस्थिति है जहां पे सूरत का उम्मीदवार कांग्रेस के साथ ही गेम कर देता है. इंदौर का उम्मीदवार, आपने फोटो भी देखी होगी. बिल्कुल देखी किशन भाई. ये कांग्रेस की परिस्थिति नहीं है. इसमें शर्म किसको आनी चाहिए? कांग्रेस को नहीं आनी चाहिए, वोटर को भी नहीं आनी चाहिए. इसमें शर्म सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आनी चाहिए कि आप जो सीट हर सर्वे में मालूम है कि सूरत आप जीत रहे हो, फिर आपको ये करने की क्या जरूरत पड़ी? तो आप सोचिए. परसेप्शन सर, परसेप्शन ये क्या होती है? परसेप्शन गेम. ये परसेप्शन, ये बोल रहे साम दाम दंड भेद, ये राजनीति है. और हम उसमें सारे चीज. भाई, आप साम दाम दंड भेद वहां करो जहां आप हार रहे हो. जहां आप जीत रहे हो वहां आप लोकतंत्र से लड़ाई लड़ रहे हो, लोकतंत्र को हरा रहे हो. आपकी लड़ाई क्या लोकतंत्र से? आपकी लड़ाई हो सकता है कांग्रेस पार्टी से. लड़िए, लड़के जीतिए. लोकतंत्र से क्यों लड़ने जा रहे हो? क्यों आप संविधान को हरा रहे हो? क्या इसलिए आप सत्ता में हो? तो फिर ये जो सारी चीजें हैं, ये इंदौर की हो, सूरत की बात हो, आपको नहीं लगता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं टूट रहा है? दुगने रूप से बढ़ा है. पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, वोटर में और ऐसे तमाम लोगों में जो सही सोचते हैं, जो संविधान के साथ खड़े हैं, उन सब में गुस्सा है. और इस देश के एक एक सच्चे भारतवासी को दुख होता है कि इस तरह से आप चुनाव क्या जीतते हो साहब, इससे तो न लड़ते वो अच्छा है, ऐसे अगर लड़के जीतना है तो. प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी, वो चुनाव नहीं लड़ रहे इस बार. अरे अभी वक्त तो उसको आने भी, दीजिए. उसको भी तो मुद्दा बना रहे हैं लोग. अरे इनके लिए क्या मुद्दा विपक्ष बनाना? पार्टी उसको भी मुद्दा बना इन्हें रही है. बनाने दो मुद्दा, उससे क्या फर्क पड़ता है? इनके हाथ के मुद्दे हैं क्या? हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये हमारी बात कर रहे हैं. हमारी बात करने में क्या आपको रुचि है भाई? देश को थोड़ी सुनना है कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन नहीं चुनाव लड़ रहा. देश ये देखना चाहता है कि जो भी चुनाव लड़ रहा है वो मुद्दे क्या उठा रहा है. अब अगर नौजवान का मुद्दा उठाते हैं, आपको पता है किशन भाई, 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं इस देश में. क्या वो मुद्दा नहीं है? एक दिन में 30 किसान आत्महत्या करते हैं. क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? 1 घंटे में 4 बलात्कार होते हैं. क्या ये एक दिन में 100 बलात्कार? क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है?
अब इनको इन मुद्दों से बच के भागना है तो ये फालतू के मुद्दे उठा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है 400 पार, और गुजरात में तो पवन सर 5 लाख से ज्यादा, 5 लाख से ज्यादा वोटों से लोग चुनाव जीतने वाले हैं, ऐसा दावा लगातार हो रहा है। मुझे एक बात बताओ किशन जी, जब जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए सिर्फ 272 चाहिए होते हैं तो 400 क्यों चाहिए इन्हें? ये नियत क्या है? हम बार बार सोचते थे कि क्यों बोल रहे हैं 400 पार, फिर जवाब वहीं से आया, अनंत हेगड़े से जवाब आया, ज्योति मिर्धा से जवाब आया, अरुण गोविल से जवाब आया कि साहब संविधान बदलना है। क्यों बदलना संविधान? आप आरक्षण के खिलाफ हैं। हम तो कह रहे हैं आरक्षण के ऊपर जो 50% की सीमा है वो भी हटाइए, और जो अगड़ी जातियां हैं, बड़ी जातियां जो अपने आप को हम जो कहते हैं जिनको कि साहब ये फॉरवर्ड कास्ट हैं, उनके भी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी अनामत मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये बोलते हैं कांग्रेस ऐसी बातें करके मुद्दा भटकाना चाहती है, कांग्रेस जातिवाद की राजनीति करना चाहती है, इसलिए बार बार तो अगर जातिवाद, इसमें जातिवाद दिखता है इन्हें, तो अनामत हटाएंगे क्या? ये जब खुद ओबीसी बनना होता है तब वो जातिवाद नहीं होता। अरे मैं ओबीसी हो गया जी, तब तो आप जातिवाद नहीं मानते। सर, गुजरात के कौन से मुद्दे आपको दिख रहे हैं? खासतौर पर गुजरात में आप प्रवास कर रहे हो, कौन से मुद्दे आपको दिख रहे हैं जो मुद्दों के अधीन लोग आपको वोट दें? क्योंकि भाजपा हमेशा कह रही इस गुजरात को हमने बनाया, हमने इस गुजरात को डेवलप किया, गुजरात में श्वेत क्रांति या 24 घंटे बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो, आरोग्य की बात हो। कहते हैं कि श्वेत क्रांति ये लाए तो कुरियन साहब की आत्मा भगवान उनको शांति दे, क्या सोचते होंगे वो कि क्या हुआ ये? मैं हर चुनाव में यहाँ सक्रिय भूमिका निभाता हूँ क्योंकि मैं पड़ोस के राज्य का हूँ, राजस्थान का हूँ। गुजरात के मुद्दे, नौजवानों के मुद्दे, पेपर लीक का बहुत बड़ा मुद्दा है। हम अपने न्याय पत्र में, हमारे मैनिफेस्टो में पेपर लीक पर हमने बहुत विशेष ध्यान दिया है। हमने गारंटी दी है कि पेपर लीक से हम मुक्ति करा के दिखाएंगे आपको, हम ऐसा कानून बनाएंगे कि पेपर लीक हो ही नहीं सके। नंबर 2, हमने 30 लाख जो खाली पद पड़े हैं सरकारी नौकरियों के, उनको भरने की बात की है। गुजरात में जो बेरोजगारी की हालत है वो सबके सामने है। नंबर 3, जो राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने 25 लाख के इलाज की एक सुविधा दी हुई थी, जो आते ही दूसरी भाजपा सरकार ने खत्म कर दी, वो अलग बात है। हम उस स्कीम को पूरे देश में लाएंगे, ये हमने गारंटी दी है। महिलाओं के लिए, जो गरीब परिवार हैं, काफी परिवार 10 साल से गरीबी के नीचे चले गए हैं, गरीबी रेखा के, उनके परिवार में हर महिला को 1 साल में 1 लाख रुपया उसके खाते में आएगा। ये सारे वादे अगर हमने, पहली नौकरी पक्की अगर हमने कहा है, ये सारे वादे तो सब गुजरात के, भाजपा के कौन से वादे? 10 साल आप पावर में हो, अपनी रिपोर्ट कार्ड दे नहीं पा रहे। आप 10 साल से सत्ता में हो, आप बताइए ना, आपका बही खाता खोलिए ना कि क्या किया क्या नहीं किया। कहां है 2 करोड़ नौकरियां जो आपको साल में देनी थी? अब तो 20 करोड़ नौकरियां दे चुके होते आप। कहां है 20 करोड़ नौकरियां? बताएं। उल्टा नौकरी छीनी, 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा बेरोजगारी का। पवन जी, ये सारी बातें हुई, आम आदमी पार्टी के साथ इस बार आपका गठबंधन है, और ये बात सब जानते हैं, आपके नेता भी मानते हैं कि जो कांग्रेस यहाँ पे 50-60 सीट कोई भी सिचुएशन में लेके आती थी, जब मोदी जी और अमित शाह दोनों गुजरात में राजनीति करते थे, तभी भी कांग्रेस यहाँ पे 40-50-60 सीट लेके आती थी। आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई, आप 70 से सीधा 17 पे आ गए, उसमें से भी आपके 4 धारासभ्य ने छोड़ दिया, वो भी फिर से चुनाव लड़ रहे। तो वही आम आदमी पार्टी के साथ गुजरात में गठबंधन, आज वही आम आदमी पार्टी के साथ आप दिल्ली की सीट पे, जहां पे गांधी परिवार वोटिंग करता है, वहां पे उसके साथ गठबंधन। तो ये मुद्दा है, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के जो नेता वो है, उनको कहीं ना कहीं चुभ रहा है। वो बोल नहीं रहे क्योंकि हाईकमांड का आदेश है, लेकिन इस चीज से कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग पीड़ित थे। देखिए, अगर हम अभी गठबंधन नहीं करते, उसका लाभ किसको मिलता? भाजपा को मिलता। हम क्यों उनको लाभ लेने दें? चिढ़ हमारा कार्यकर्ता नहीं चिढ़ रहा, चिढ़ रहा है भाजपा। भाजपा में बड़ी चिढ़ है कि साहब इनका गठबंधन कैसे हो गया। अब हम तो ऐसे नहीं हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग है हमारा। भाजपा सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है इस देश का? भाजपा। शिवसेना तोड़ दी, टुकड़े टुकड़े कर दिए, एनसीपी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हम इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। हमें या तो गठबंधन करना होता है या नहीं करना होता। हमने गठबंधन किया। हम टुकड़े टुकड़े गैंग तो नहीं हो सकते भाजपा की तरह। नहीं, मेरा जो सवाल था
क्या यही गठबंधन अभी चलता रहेगा? अगर यह गठबंधन विधानसभा में होता तो फायदा था। अरे आज आपके पास लीडर ऑफ ओपोजिशन भी नहीं है किशन गुजरात में। भाई, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आप चले गए विधानसभा पे। नहीं। या तो आप जो बीता हुआ कल है उसकी बात करोगे या आने वाले कल की बात करोगे। मैं तो आज की बात कर रहा हूं। आज चुनाव हो रहा है लोकसभा का, इसी पे रहिए ना। अब कल क्या होगा या कल क्यों नहीं हुआ, ये तो कमाल की बात है। अब इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। पवन सर, आपके रिपोर्ट क्या कह रहे हैं? सिर्फ कांग्रेस की कितनी सीट आएगी गुजरात में? सिर्फ कांग्रेस? गुजरात में कांग्रेस पार्टी आसानी से 25 में से 12 से 15 सीटें बहुत मजबूती से लड़ रही है और जीतने जा रही है। इस बार कांग्रेस ने जो उम्मीदवार दिए हैं, उस उम्मीदवारों में कहीं तो कांग्रेस ने वो जातिवाद वाला या तो पुरानी वोट बैंक को जिंदा करने का एक प्रयास किया है। जैसे उत्तर गुजरात में आपने 3 सीट ठाकुर को दे दी, गेनीबेन ठाकुर, रामजी ठाकुर, चंदनजी ठाकुर। सौराष्ट्र में आपने लेवा पटेल को सीट दे दी। तो ये मैसेज क्या दर्शाता है कांग्रेस ये के? ऐसा नहीं है कि ये सोच के दी। जो समाज में समाज के अलग अलग वर्गों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको हमने मौका दिया। वो अगर उस समाज में बहुत प्रभावशाली हैं तो उन्हें जाहिर सी बात है हमने टिकट दी। हर पार्टी यही करती है, हमने भी यही किया। हर जाति को, हर समाज के वर्ग को सही प्रतिनिधित्व मिले, यही संविधान की लड़ाई है। यही कांग्रेस पार्टी की, गांधी जी के वक्त की, सरदार पटेल के वक्त की लड़ाई यही रही है। आज भी वही चल रही है, वही कर रहे हैं हम। पवन जी, भाजपा बोल रही है कि कांग्रेस के पास अपना कुछ मुद्दा नहीं है। 2017 में अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल के आंदोलन और जिग्नेश मेवाणी के आंदोलन पर पूरी कांग्रेस चली। इस चुनाव में सक्रिय आंदोलन को आगे लेके चल रही है, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल, उनके पास अपना खुद का कुछ नहीं है, वो दूसरे के ही पे ही चल रही है। आपकी बात भी समझ गया, भाजपा की बात भी समझ गया, उसी का जवाब दे रहा हूं। कोई भी राजनीतिक दल समाज से ही आता है, समाज से बाहर से नहीं आता, कहीं मंगल ग्रह से नहीं आता है। तो अगर समाज में किसी मुद्दे को लेकर रोष है या गुस्सा है तो जो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है उस वर्ग से मिलता है, उसकी बात समझता है, सुनता है और उस पर अमल करता है, उनका साथ निभाता है। हम साथ निभा रहे हैं, क्या गलत है? आज़ादी का आंदोलन भी ऐसा ही था। कुछ लोगों को था, बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूं, आज से 100, 125, 150 साल पुरानी बात, 150 साल पुरानी बात। लोगों के मन में रोष था कि साहब ये अंग्रेज हम पर राज कर रहे हैं। धीरे धीरे एक कांग्रेस नाम की पार्टी बनी। तमाम लोगों का हमने साथ दिया जो आज़ादी का आंदोलन लड़ रहे थे। वो गरम दल के थे, वो नरम दल के थे, अलग अलग तरह के उनके तरीके थे लड़ने के। आरएसएस के लोग तो बाद में आए, वो भी हमारे ही साथ जुड़ते थे। फिर आरएसएस ने एक रूल बना दिया कि साहब नहीं, आज़ादी के आंदोलन से हमें दूर रहना है, तो अलग बात है। लेकिन ऐसे ही कांग्रेस बढ़ी, फली, फूली और देश को भी आगे बढ़ाया, क्योंकि देश की आवाज सुनने की क्षमता कांग्रेस पार्टी में है, थी और रहेगी। पवन जी, गुजरात में हर हमेशा बड़े नेता कांग्रेस की एसेट हो, या अर्जुन मोढवाडिया हो, सीजे चावड़ा हो, बहुत लोग हैं जिन्होंने अभी कांग्रेस छोड़ी। उन लोगों का वही जब पूछते हैं तो वो सीधा हाईकमांड पे कुछ ना कुछ आक्षेप कर देते, हमारे से बात नहीं होता, हमारी बात को सुनी नहीं जाती, सरकार तो है नहीं, हमें कुछ होद्दे चाहिए, वो नहीं मिलते। तो जो दिल्ली में बैठी कांग्रेस है और गुजरात में बैठी कांग्रेस है, उसके बीच कम्युनिकेशन का हर बार हर नेता कहीं ना कहीं आक्षेप कर देता है। बहुत बड़ी और पुरानी पार्टी है। कई बार राज्यों के नेताओं को के मन में आ जाती है ये बात। मैं गुजरात की बात नहीं कर रहा, और भी कई राज्यों में ये बात सुनने को मिलती है। समय समय पर उनकी शिकायत दूर भी होती है, क्योंकि AICC और PCC के बीच की जो पुल है, जो सेतु है, वो हमारे महासचिव होते हैं, प्रभारी महासचिव। कई बार महासचिव ऐसे होते हैं कि वो पूरी बात सुनते हैं, सुनने का समय होता है। कई बार चुनाव के वक्त नहीं सुन पाते, क्योंकि चुनाव सर पे खड़ा होता है, तो कई बार नहीं सुनाई दी जाती बात। लेकिन हमारे महासचिव प्रभारी जहाँ भी रहे हैं हर राज्य में, वो जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं। हम लोगों को भी चाहिए कि हम थोड़ा सब्र से काम लें। आज नहीं सुन रहे, कल सुन लेंगे, लेकिन कई बार सब्र हमारे में कम हो जाता है, हमारे कुछ लोगों में, फिर वो पार्टी छोड़ देते हैं। मानते हो ये एरर है? नहीं, एरर नहीं है, परिस्थितियां हैं। गुजरात में बात करी जाए इस बार की, तो कांग्रेस ने जो भी अपने उम्मीदवार दिए हैं वो सब बोल रहे हैं बहुत अच्छे उम्मीदवार दिए हैं। सिर्फ सूरत में एक छोटी सी गलती वहाँ पे हो गई। तो पहले यहाँ पे जो भी जुथवाद था वो भी सबको पता है, सब जानते हैं।
इस बार सब लोग, मैं भी बोल रहा हूँ, बैठे हैं, मैं सच को सच बोलता हूँ कि इस बार शक्ति सिंह गोहिल ने बहुत अच्छे उम्मीदवार दिए। उसकी वजह क्या है वो मैं जानना चाहता। तो पहले जैसे ही टिकट बांटी, ये इस नेता ने इसके अपने आदमी को टिकट दे दिया, इस नेता ने अपने आदमी को टिकट दे दिया, पीसीसी में लड़ाई झगड़ा, दिल्ली पहुंच जाते थे झुंड के झुंड। इस बार ये नहीं हो रहा है, वो अच्छी बात मुझे दिख रही है। तो उस बात पे भी मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ। हर नेता, हर पार्टी पुराने अनुभवों से सीखता है, कहाँ गलती हो गई, कहाँ कमी रह गई। आने वाला जब कोई डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे, तो उसमें वो गलतियां खत्म करके और कमियों को खत्म करके फिर हम निर्णय लेते हैं। इस बार वही हुआ। हमने अपने पुराने अनुभवों से सीखा। हमारे जो महासचिव हैं प्रभारी मुकुल वासनिक जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, पूरे देश की नब्ज पहचानते हैं, हर राज्य में उन्होंने काम किया। तो उन्हें तो मुझे लगता है गुजरात की गली गली में कौन नेता है और उसकी क्या काबिलियत है, उन्हें बहुत अच्छा अंदेशा है। शक्ति भाई और मुकुल जी की जो टीम बनी, बहुत अच्छी टीम बनी, और हमारा इस बार टिकट वितरण बहुत अच्छा हुआ। ये पूरे देश में लोगों ने सराहा है। क्या आशा अपेक्षा है इस बार, जहां कांग्रेस गुजरात के अंदर चुनाव के मैदान में लड़ाई की भूमिका में नहीं थी, वो एक क्षत्रिय आंदोलन की वजह से वो लड़ाई की भूमिका में ना केवल क्षत्रिय आंदोलन की वजह से, पिछले 10 साल में डबल इंजन चल रहा है, फिर भी गुजरात में पेपर लीक होते हैं, फिर भी गुजरात में बेरोजगारी बढ़ती है, फिर भी गुजरात को अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा नहीं मिल पाती, सस्ता स्वास्थ्य नहीं मिल पाता, एमएसएमई उद्योग, छोटे उद्योग। ये मुद्दे तो थे। नहीं, मेरी बात खत्म होने दीजिए। नहीं किशन भाई, मेरी बात खत्म होने दीजिए। तो ये तमाम मुद्दे 10 साल बहुत होते हैं। 10 साल देख लिया गुजरात में। गुजरात वालों में सब्र बहुत होता है, लेकिन फिर जब अपनी पर आ जाते हैं तो घमंड तोड़ना जानते हैं। इस बार वो घमंड तोड़ना चाहते हैं। कैसे घमंड टूटेगा आप देख लीजिएगा, नतीजों में दिखेगा आपको कि कैसे घमंड टूटा। अच्छों का घमंड टूटने वाला। पवन खेरा का सर्वे क्या कह रहा है? मेरा तो अपना सर्वे नहीं है, मैंने आपको कहा जो हमारा अंदेशा है। 26 में से 1 तो चली गई, 25 में से 15 सीटों पे हम बहुत मजबूत हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे जब 7 तारीख को गुजरात में चुनाव होने वाला है? न्याय के लिए वोट दीजिए। अपने घर पे जो बेरोजगार नौजवान है उसको न्याय मिले, महिला को न्याय मिले, खेडूत को न्याय मिले, आदिवासी, दलित, शोषित सबको न्याय मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले, महंगाई खत्म हो, इसके लिए वोट दीजिए। लोग बोल रहे हैं विपक्ष में किसके चेहरे पे हम वोट दें? कौन चेहरे को तो वोट दे के देख लिया ना, क्या मिला? 45 साल का रिकॉर्ड टूटा बेरोजगारी का। चेहरा देख देख के वोट देने में कुछ नहीं मिलता, मुद्दे देखकर वोट दीजिए, यही कह रहे हैं हम लोग। पवन जी, लोग पक्ष के साथ शख्स को भी देखना चाहते हैं। जी नहीं, लोग आप और मुझसे और आपसे दोनों से बहुत समझदार हैं। 2004 में भी यही हमारे लिए ट्रैप बिछाया था, साहब किसका चेहरा देख के वोट दें। आपको मालूम था क्या कि 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार चलाएंगे और इतनी अच्छी सरकार चलाएंगे जैसा कि उन्होंने चलाई? इसलिए मुद्दों पर वोट देना चाहिए। वहां था इंडिया शाइनिंग, और हमने क्या कहा था कि भाई आम आदमी को क्या मिला, उस सवाल का जवाब लोगों ने वोट से दिया और हम सरकार में आए और 10 साल तक शासन में रहे। इस बार यही हो रहा है, 400 पार, 400 पार, विकसित भारत, विकसित भारत। कहां है विकसित भारत? भाजपा बोल रही है 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब विपक्ष को हम सारे जवाब दे देंगे। अरे साहब, 54 साल 75 में से कांग्रेस पार्टी सरकार में रही, फिर भी नेहरू जी से सवाल पूछते हैं, तो हमने भी तो जवाब उस वक्त दे दिए थे। या आप लोग स्वर्ग से आए हैं, हम कहां से आए हैं? मंगल ग्रह से आए हैं, हम भी वहीं से आए हैं, इसी समाज से जहां से आप आए हो। हर 5 साल में जवाब मिल जाता है, लेकिन फिर भी आप सवाल नेहरू जी से पूछते हो ना। तो इसलिए ये अहंकार, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है पवन सर। ये अहंकार गुजरात से ही टूटेगा। मैं तो गुजरात वाले जो हमारे भाई हैं, क्योंकि मैं पड़ोस के राज्य का हूं, उन्हीं को कहता हूं, साहब ये दवाई आप ही दे सकते हो, क्योंकि दर्द भी आपने दिया, तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा देना। बोल रहे काम किए हैं और काम के नाम पे इस बार वोट मिलेगा। क्या काम किया भाई, पूछो ना। 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या करें, ये काम किया। कोविड में काम देख लिया। कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही है पवन। ये कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए आए थे या बेरोजगारी मुक्त भारत करने के लिए आना चाहिए था आपको? हमने तो कभी नहीं कहा कि आरएसएस मुक्त भारत हो, बीजेपी मुक्त भारत हो। अरे काम करने आइए ना, ये काम है आपका। ये काम सिर्फ चुनावों में होता है। चुनाव जीतने के बाद सरकार चलानी पड़ती है, अस्पताल खोलने पड़ते हैं, स्कूल खोलने पड़ते हैं, नौकरियां देनी पड़ती हैं, उद्योग चलें, धंधे चलें, मिडिल क्लास को और ऊपर उठाओ, गरीब को गरीबी रेखा से ऊपर उठाओ, ये काम होता है। सर, पूरे देश में कितनी सीट की कांग्रेस आशावादी है इस बार?
हम सरकार बना रहे हैं, इंडिया गठबंधन आश्वस्त है कि हम सरकार बना रहे हैं। और इतना भी बता दूं, जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं ना, वो 150-200 के बीच में सिमट जाएंगे। आज आप ये लिख कर ले लीजिए। पवन जी, इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद किशन भाई, थैंक यू। धन्यवाद। તો પવન ખેરા આપણી સાથે હતા। સરકાર બનવાની આશા એ ઇન્ડિયા ગઠબંધનને છે, જો કે પરિણામોમાં જ ખબર પડશે કે સરકાર કોની બને છે। વિશેષ રજૂઆત પોડકાસ્ટ સ્ટુડિયોમાં હાલ આટલું જ। વધુ સમાચારો માટે જોતા રહો ગુજરાત ફર્સ્ટ। નમસ્કાર।